दोस्तों इस वीडियो में मैंने दो मेजर चीजों के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन हमारे मार्केट में दिख सकता है। इनर वे आई कैन से नेगेटिव। वीडियो को एंड तक देखो, डोंट स्किप, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर अगर पसंद आए तो। दो चीज जो है रिलायंस इंडस्ट्री के नंबर्स और एक है टैरिफ रिलेटेड इश्यूज। आज एचडीएफसी बैंक के नंबर आने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक के नंबर आने के बाद मैं उसको भी एक एनालिसिस करूंगा। उसके बाद मैं सारे लेबल्स और मार्केट में ये सारे चीज़ों का ऑल टुगेदर क्या इम्पैक्ट होने वाला है मंडे को, उसका भी एक वीडियो मैं पोस्ट करूंगा। प्लीज स्टे ट्यून विथ मी और इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने बोला है जिसमें आपको हंसी भी आएगा और आपको मजा भी आएगा। प्लीज एंजॉय द वीडियो। दोस्तों कल रिलायंस इंडस्ट्री का नंबर आया था। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके लिए एक छोटा सा टेबल बनाया है जहां पर सारे नंबर्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्क किया हुआ है। और नीचे का जो टेबल देख रहे हो ना, वो स्ट्रीट एस्टिमेट का EBITDA पे क्या स्ट्रीट एस्टिमेट का इम्पैक्ट है वो दिखाया हो। तो अगर आप देख सकते हो ना, तो नंबर मेरे हिसाब से काफी खराब आया है। अगर ज्यादा डीप डाइव करेंगे तो इट विल टेक अराउंड 20-30 मिनट्स ऑफ टाइम टू मेक ए वीडियो। तो इतना अंदर डिटेल्स तक नहीं जाते हैं। ऊपर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके लिए समझा रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना, भले एक्चुअली EBITDA नंबर कंपैरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% का ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन अगर स्ट्रीट एस्टिमेट देखोगे ना, स्ट्रीट ने एस्टिमेट किया था 52,323 करोड़ EBITDA, लेकिन आया है 50,932 करोड़। सो विच इज अराउंड 2.7% डेविएशन, डिक्लाइन फ्रॉम द स्ट्रीट एस्टिमेट, विच इज वेरी बैड। इनफैक्ट अगर पैट तक भी जाऊं, ये कंसोलिडेटेड नंबर में बोल रहा हूँ जिसमें सारे बिजनेस इंक्लूडेड है। इसके रिटेल, डिजिटल सर्विस, ऑयल टू केमिकल, एनर्जी वगैरह सब कुछ मिक्स है। तो कंसोल लेवल पे ही, कंसोलिडेटेड लेवल पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में EBITDA के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट इनको आया क्योंकि रिटेल बिजनेस की वजह से। अगर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल परसेंट में ग्रोथ ओनली 1.1% हुआ है, दैट इज वन। और एक जो है E&P बिजनेस, उसमें 13%। अदर्स में जो सारे एनर्जी वगैरह जो आता है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदर्स को तो मैं अभी कंसिडर ही नहीं करूंगा, लेकिन रिटेल बिजनेस में उसको बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। दैट्स द ओनली रीजन कि इसका ये हुआ है। भले ऑयल टू केमिकल में 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन अगर EBITDA पे इसको कंप्लीटली, EBITDA के ऊपर अगर इम्पैक्ट इतना बड़ा आया है, दैट्स बिकॉज ऑफ रिटेल बिजनेस। तो स्ट्रीट का जो एस्टिमेट था 2.7%, स्ट्रीट के एस्टिमेट से ये 2.7% नीचे आया है नंबर। तो विच लुक, तो ओवरऑल देखा जाए तो खराब नंबर ही आया है। तो इसका रीजन जैसे मैंने बताया कि रिटेल बिजनेस की वजह से हुआ है, विच इज ऑल वन टाइम हिट बोल सकते हैं, लेबर लॉ की वजह से। तो ये एक चीज है। दूसरा चीज है, और एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, 5-10 दिन पहले की बात है जहां पर रिलायंस 5% गिर गया था बिकॉज ऑफ सम न्यूज। लेकिन वो न्यूज मेरे हिसाब से उसके वजह से रिलायंस गिरा था। न्यूज ये था कि रशिया से 3 वेसल उसके जामनगर प्लांट के पास आ रहे हैं, तो जिसको रिलायंस ने भी बाद में डिनाई किया था प्रेस रिलीज में कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मार्केट में ये छा गया था कि उसकी वजह से रिलायंस में 5% गिर गया, लेकिन एक्चुअल फैक्ट वो नहीं था। फैक्ट वो था कि कोई तो एक ब्रोकरेज हाउस जिसने ये एस्टिमेट किया था कि रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस का नंबर खराब आने वाला है, तो इसके वजह से वो आया था। लेकिन अगर आप चेक करोगे ना, गूगल सर्च करोगे, तो ब्लूमबर्ग का वो रिपोर्ट, वो जिस दिन 5% गिरा था उससे 5 दिन पहले आया था। तो अगर रिलायंस को गिरना रहता उस न्यूज़ के ऊपर, तो वो 15% उसी दिन से गिर जाता या फिर 10% गिर जाता, लेकिन गिरा 5 दिन के बाद। तो इनफैक्ट ब्लूमबर्ग भी बाद में जाके वो रिपोर्ट को चेंज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल जो रिलायंस का नंबर है ना, और आपको पता है कि ये हैवी वेट है, मतलब निफ्टी में, तो रिलायंस का नंबर खराब आया है। भले आप में एक्चुअल नंबर में आपको ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन स्ट्रीट एस्टिमेट का मतलब क्या है? मतलब बहुत सारे लोगों का एक एक्सपेक्टेशन रहता है। बहुत ब्रोकरेज हाउस है इंडिया में, तो वो लोग एक एस्टिमेट करते हैं कि इतना इतना नंबर आएगा करके। अगर वो एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो ऑब्वियसली खराब नंबर ही आया है, ठीक है, भले वो एक्चुअल में कितना भी नंबर दिखा दे।
तो वो एक चीज है। तो निफ्टी के ऊपर कल मतलब रिलायंस का नंबर का एक इम्पैक्ट आ सकता है। लाइक सीरियसली आई रियली डू नॉट नो व्हाट टू टॉक अबाउट दिस। मतलब मानना पड़ेगा भाई साहब को, उसके चीजों के अगेंस्ट में वो जो चाहता है उसके अगेंस्ट में अगर कोई जाएगा, वो सीधा एक ही ट्रम्प कार्ड है उसके पास, वो है टैरिफ। और ये जो ग्रीनलैंड लेने के लिए कोशिश कर रहा है, दैट इज फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज सो कॉल्ड ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यूएस का नेशनल सिक्योरिटीज के लिए वो ले रहा है। उसमें सी रूट भी नया मिलेगा उसको। आइदर रशिया की तरफ से उसको थ्रेटन हो सकता है, नहीं तो चाइना की तरफ से थ्रेटन हो सकता है। तो ये दोनों देश की तरफ से थ्रेट हो सकता है, इसकी वजह से वो ग्रीनलैंड लेने की कोशिश कर रहा है। और इसमें ग्लोबल सिक्योरिटीज क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके प्लीज बताइए। लेकिन भाई साहब को मानना पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहता है जिससे मार्केट में बढ़िया से उथल पुथल होता है और लोगों को बिंदास मौका मिलता है पैसा कमाने के लिए। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये न्यूज को एक चीज के ऊपर थोड़ा एनालाइज करो और अंडरस्टैंड करो क्या हो। जस्ट इमेजिन उसके अगेंस्ट में कोई भी जाता है, वो टैरिफ लगाता है, तो ये आपको लगता है 25% निकाल देगा जो रशिया से ऑयल लाते हैं इसके वजह से? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। टू थिंग्स यू आर, आइदर यू गो विथ 50% टैरिफ एंड बाई रशियन ऑयल एंड गो अगेंस्ट यूएस, और यूएस के अगेंस्ट में तुम जा नहीं पाओगे। तो वो स्कूल का एक मैथमेटिक्स टीचर होता है ना, वो पीट पीट के मैथमेटिक्स पढ़ाता है, वो ट्रम्प वैसा ही है। उसका जो जो स्टेटमेंट सब आता रहता है, मतलब ही इज ए ट्रू लीडर, बिंदास लीडर। रॉ वाला टॉक है उसका, मतलब वो कुछ सोचता नहीं है। उसका ट्वीट अगर पढ़ोगे ना, बिंदास लिखता है। आई अप्रिशिएट दिस गाय, एक्चुअली ही डज एवरीथिंग फॉर हिज सिटीजन एंड फॉर हिज कंट्री। आई एडमायर दिस गाय।